23 अगस्त 2009 की तारीख तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे पेरमनलूर में उस समय के उप मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का दौरा था। इस दौरे की सुरक्षा के लिए आसपास के जिलों के कई थानों से पुलिसकर्मियों को अस्थायी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। उसमें एक महिला कांस्टेबल थी M. जयमानी। जब वह रात की ड्यूटी खत्म करके घर वापस आ रही थी तो एक दरिंदा उनको अगवा कर लेता है और कई दिनों तक बंधक बनाकर रखता है और कई बार बलात्कार करता है। कई दिनों तक बंधक बनाने के बाद वह उनकी हत्या कर देता है। आज हम उसी दरिंदे की कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसने 30 महिलाओं का रेप किया, 19 हत्याएं की और दर्जनों लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। उसका नाम था साइको शंकर। ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಜಯಶಂಕರ್ನ ಭಯ था जयशंकर, वो जब से भागा है जेल से तब से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए आज की कहानी पर आते हैं। साइको शंकर का पूरा नाम M. जयशंकर था। दुनिया उसे साइको शंकर के नाम से जानती है। साइको शंकर का जन्म तमिलनाडु के सेल्लम जिले में ईयर 1977 को हुआ था। उसके पिता का नाम मारीमुथु था। कुछ समय तक इधर उधर काम करने के बाद M. जयशंकर एक ट्रक पर हेल्पर के तौर पर काम करने लगा तथा धीरे धीरे गाड़ी चलाना भी सीख गया। इसी बीच M. जयशंकर की शादी हो गई और 2007 तक M. जयशंकर की कहानी बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह ही लगती है। लेकिन 2007 के बाद M. जयशंकर ने अपनी आपराधिक गतिविधियां शुरू की थी। उसका पहला अपराध 3 जुलाई 2009 को दुनिया के सामने आया, जब उसने तमिलनाडु की एक 45 वर्षीय महिला पी श्यामला के साथ रेप करने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रहा था। जब वह महिला के साथ रेप नहीं कर पाया तो उसने महिला की जान लेने की कोशिश की, पर महिला के चीखने चिल्लाने की वजह से वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। महिला की जान और इज्जत तो बच गई थी, पर मौका मिलते ही M. जयशंकर वहां से भाग निकला। जब इस केस की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने M. जयशंकर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर M. जयशंकर पुलिस की पकड़ में नहीं आया और जुलाई से अगस्त के महीने में तमिलनाडु के 3 अलग अलग जिलों में 12 से अधिक महिलाओं के रेप और हत्या के मामले अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए। इसमें पता चलता है कि जिन 12 महिलाओं की हत्या हुई थी वह लगभग एक ही अंदाज में की गई थी। दरअसल जिन लोगों ने शंकर को देखा था वो बताते हैं कि जयशंकर हमेशा अपने साथ एक लेडीज पर्स लेकर चलता था। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर इस पर्स में हमेशा एक कुल्हाड़ी रखता था। हत्याओं को अंजाम देने के लिए जयशंकर इसी कुल्हाड़ी का उपयोग करता था और अब पुलिस जयशंकर को ढूंढने में पूरी ताकत से लगी हुई थी। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह आरोपी को पकड़ा जाए, पर पुलिस के हाथ अभी भी खाली ही थे। इधर कुछ महीने और बीते कि आसपास के जिलों से 6 महिलाओं के रेप के बाद हत्या के मामले और सामने आए। वह राजमार्गों पर ढाबों के पास सेक्स वर्कर्स का अपहरण करता तथा उनका बलात्कार करके उनकी हत्या कर देता था। उसने 2-3 महीनों के अंदर 18 महिलाओं के साथ रेप करके उनकी हत्या कर दी थी और पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। इसी बीच 23 अगस्त 2009 को महिला कांस्टेबल वाली घटना को अंजाम देता है, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। इधर महिला कांस्टेबल के गायब होने के बाद पूरे इलाके में तहलका मचा हुआ था और पूरे तमिलनाडु का पुलिस महकमा महिला कांस्टेबल की तलाश में लगा हुआ था, लेकिन महिला कांस्टेबल का कोई अता पता नहीं लग रहा था। खोज करते करते 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। आखिरकार 1 महीने के बाद सड़ी गली हालत में M. जयमानी का शव पुलिस को मिला। अब तक पुलिस को समझ में आ चुका था कि इन सारी घटनाओं के पीछे किसी एक ही व्यक्ति का हाथ है। फिर जांच में पहली बार
एम जयशंकर का नाम सामने आता है। आगे की जांच में यह भी खुलासा होता है कि महिला कांस्टेबल के अपहरण, हत्या और रेप के मामले में जयशंकर के साथ मोहन सेल्वम नाम का एक व्यक्ति और भी था। मोहन सेल्वम के साथ ही पुलिस ने 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा सबूतों के अभाव के चलते इन लोगों को बाद में छोड़ दिया गया। हालांकि इस बार भी पुलिस जयशंकर को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। जब बार बार पुलिस जयशंकर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी तो एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। अंत में 19 अक्टूबर सन 2009 को पुलिस को सफलता मिलती है और जयशंकर को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करते ही पुलिस जयशंकर को कोयम्बटूर सेंट्रल जेल भेज देती है। पुलिस कस्टडी में जब जयशंकर से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि दरअसल महिलाओं को दर्द देने में मुझे मजा आता है और मैं अपनी खुशी के लिए महिलाओं को अपहरण करता हूँ, फिर रेप करता हूँ और अंत में उनको तड़पा तड़पा कर मार डालता हूँ। महिला जितना तड़पती है उतना ही मुझे मजा आता है। सन 2009 में गिरफ्तारी के बाद जयशंकर लगभग 1.5 साल तक जेल में ही रहता है। 17 मार्च सन 2011 को पुलिस एक हत्या के मामले में जयशंकर को धर्मपुरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गई। रास्ते में जयशंकर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। 1.5 साल जेल काटने के बाद पुलिस से छूटते ही एम जयशंकर सीधा कर्नाटक भाग जाता है। जयशंकर कितना बड़ा दरिंदा था, इस बात का पता आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जैसे ही वह जेल से छूटा तो फिर से वह अपने शौक पूरे करने में लग गया। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक पहुंचते ही जयशंकर कर्नाटक के बेल्लारी में कई महिलाओं को किडनैप करता है और उनके साथ बलात्कार करता है और बाकी महिलाओं की तरह उन महिलाओं को भी तड़पा तड़पा कर मार देता है। जब जयशंकर एक महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दे रहा था तब एक दूसरा व्यक्ति उसको ऐसा करते देख लेता है और उसका विरोध करना शुरू कर देता है। जयशंकर गुस्से में आकर उस व्यक्ति की भी हत्या कर देता है। उधर तमिलनाडु की पुलिस हाथ धोकर जयशंकर को ढूंढने में लगी हुई थी। अब इधर कर्नाटक पुलिस भी जयशंकर को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन इस दरिंदे का कोई अता पता नहीं लग पाता। इस बीच पुलिस को इस दरिंदे का मोबाइल नंबर कहीं से हाथ लग जाता है। पुलिस ने जयशंकर के नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया, जिससे पता चलता है कि जयशंकर अभी दिल्ली में है। उसे कहीं से यह पता चल जाता है कि पुलिस उसको मोबाइल के जरिए ढूंढ रही है, जिसकी वजह से वह दिल्ली में ही अपना मोबाइल फेंक देता है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इधर कुछ दिनों बाद पुलिस के हाथ एक और नंबर लगता है जो कि जयशंकर का ही था। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चलता है जयशंकर अब दिल्ली से भागकर मुंबई पहुंच चुका है। जब पुलिस मुंबई पहुंचती है तो जयशंकर मोबाइल और सिम फेंक कर फिर से मुंबई से गायब हो जाता है। पुलिस के मुताबिक इसके बाद जयशंकर मोबाइल रखना ही बंद कर देता है। 2011 तक जयशंकर 28 महिलाओं की हत्या और बलात्कार कर चुका था। अब तक 2-3 राज्यों की पुलिस मिलकर भी जयशंकर को नहीं पकड़ पाई थी और अंत में 2011 में एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसको यह काम दिया जाता है कि किसी भी हालत में वह जयशंकर को पकड़ कर लाए। इधर जयशंकर अपने नए शिकार की तलाश में लगा रहता है। मई 2011 तक पुलिस ने तमिलनाडु और कर्नाटक के सभी सार्वजनिक स्थानों पर जयशंकर के बारे में जानकारी मांगने वाले वांछित पोस्टर लगा दिए। 4 मई 2011 की रात जयशंकर कर्नाटक के इलागी गांव में चोरी की मोटरसाइकिल से पहुंचता है। वहां एक महिला चंद्रकला हेतगी खेत में अकेले काम कर रही थी। वह उस महिला से खाने और पीने के लिए मदद मांगता है। जैसे ही वह महिला जयशंकर के लिए खाना लेकर आती है, जयशंकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। महिला चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे उसका पति और गांव के कुछ लोग
उसको बचाने के लिए आ जाते हैं और जयशंकर वहां पर पकड़ा जाता है। स्थानीय लोग उसे पुलिस स्टेशन ले आए और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जयशंकर को कहीं अधिक सुरक्षित माने जाने वाले कर्नाटक के परपन्ना अग्रहार सेंट्रल जेल में रखती है। इसके साथ ही जयशंकर पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। विभिन्न अपहरण और हत्याओं के मामलों में जयशंकर को 27 साल की सजा सुनाई जाती है। जेल में रहने के दौरान पता चलता है कि जयशंकर कई मानसिक बीमारियों से पीड़ित है। उसका इलाज जेल के अंदर ही शुरू हो गया था। एक और मामले की सुनवाई के लिए पुलिस जयशंकर को कोर्ट ले जाती है। कोर्ट से वापस आने के बाद जयशंकर हार्ट अटैक आने का नाटक करता है। पुलिस वाले जयशंकर की इस चालाकी को समझ नहीं पाते हैं। उसे जेल के अंदर ही बने अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। दरअसल जयशंकर को कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया था, बल्कि उसने यह सब जेल से भागने के लिए बनाए हुए प्लान के तहत किया था और उसने पहले से ही मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी हासिल कर रखी थी। माना जाता है कि मेन गेट की चाबी उसने अंदर के ही किसी पुलिस वाले की मदद से रात के 2 बजे चुराई थी। जब रात के अंधेरे में सब सो रहे थे, जेल में लगे सुरक्षा गार्ड्स की शिफ्ट चेंज हो रही थी, तब इसी बीच जयशंकर धीमे से अस्पताल से बाहर निकलता है और फिर अस्पताल के बाहर बनी दीवार के पास पहुंचता है। इस दीवार की ऊंचाई लगभग 20 फीट थी। वह रस्सी के सहारे दीवार को पार करता है। इसके बाद 30 फीट की दीवार को भी वह किसी तरह पार कर जाता है। दीवार पार करने के बाद वह मेन गेट के पास पहुंचता है। कमाल की बात तो यह थी कि ऊंची दीवारों के ऊपर बिजली के नंगे तार लगाए गए थे कि कोई भी उस दीवार को पार न कर पाए। यह इस दरिंदे की किस्मत ही समझिए कि उस समय बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से वह बड़े आसानी से जेल से भागने में कामयाब रहा। दीवार से उतरते समय उसके एक पैर में चोट लग गई थी। सुबह जब जयशंकर के भागने की खबर मिलती है तो आनन फानन में 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। जयशंकर का खौफ इतना ज्यादा था कि पूरे कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। साथ ही कई राज्यों की महिलाओं को सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस तुरंत जयशंकर की सूचना देने वाले को 5 लाख का इनाम भी घोषित कर देती है। इसके अलावा देश के टॉप मनोरोग विशेषज्ञों को बुलाया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि जयशंकर आगे क्या कदम उठा सकता है। इसके अलावा पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा पंपलेट्स बांट दिए जाते हैं। पुलिस हर हाल में जितना जल्दी हो सके जयशंकर को गिरफ्तार करना चाहती थी। इस बार जयशंकर की किस्मत शायद थोड़ी खराब थी, या कहें पुलिस वालों की किस्मत थोड़ी सी ज्यादा अच्छी थी। जेल से भागने के दौरान जयशंकर का पैर टूट गया था, जिसकी वजह से वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। वह जेल के करीब ही एक खंडहर में जाकर छिप गया। यहाँ उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है। वह उस व्यक्ति को बुलाता है और उसे लालच देने की कोशिश करता है। जयशंकर उस व्यक्ति से कहता है कि वह जयशंकर को शहर से बाहर छोड़ दे। उसके बदले में वह उस व्यक्ति को बहुत सारे पैसे देगा और नई मोटरसाइकिल भी देगा। जयशंकर को यह नहीं मालूम था कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा है दरअसल वह पुलिस का ही खबरी है। जैसे ही वह व्यक्ति जयशंकर को देखता है वह तुरंत पहचान जाता है और जयशंकर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही चुपके से पुलिस को भी खबर कर देता है। इस तरह 6 सितंबर 2013 को पुलिस जयशंकर को तीसरी बार फिर से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जयशंकर को फिर से अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और जब जयशंकर पूरी तरह ठीक हो जाता है तो कड़ी सुरक्षा के बीच उसको फिर से बेंगलोर की सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है। इस बार जेल में पुलिस उसको कड़ी निगरानी में रखती है। उसको हाई सिक्योरिटी के अंदर एक सेल में डाल दिया जाता है और सेल पर 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी इस्तेमाल किया जाता है।
ताकि जयशंकर के भागने की कोई भी गुंजाइश न रह जाए। जयशंकर को सुनवाई के लिए कभी अगर कोर्ट ले जाया जाता है तो कड़ी सुरक्षा में ही ले जाया जाता था। पुलिस एक तरफ अपनी तैयारी को उम्दा कर रही थी तो दूसरी तरफ जयशंकर का शैतानी दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह 2013 से लेकर 2018 तक जेल में तो रहा, पर उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। जब उसने 2018 में जेल से भागने की कोशिश की तो उसे एक तहखाने में डाल दिया गया जहां उससे कभी कोई मिल ही नहीं सकता था। ऐसा कहा जाता है कि हर बुराई का अंत एक न एक दिन होना ही होता है। ऐसा ही जयशंकर के साथ भी हुआ। हाई सिक्योरिटी के बीच जयशंकर को 26 फरवरी 2018 को शेविंग और हेयर कट के लिए ले जाया जाता है और फिर से उसे तहखाने में डाल दिया जाता है। 27 फरवरी की रात सब कुछ सामान्य ही था कि अचानक 2:30 बजे जयशंकर के तहखाने से खटखटाहट की आवाज आती है, जिसे सुनकर सुरक्षाकर्मी उसके तहखाने की तरफ दौड़ते हैं और वह देखते हैं कि जयशंकर औंधे मुंह पड़ा हुआ है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। यह देखते ही सुरक्षाकर्मी तुरंत उसकी सेल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जयशंकर ने अपनी गर्दन खुद ही काट ली थी। तब तक जयशंकर की मौत नहीं हुई थी, इसलिए सुरक्षाकर्मी दौड़ते हैं और वहां उपलब्ध साधनों से उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। उसको तत्काल विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उसको मृत घोषित कर देते हैं।